Hello guys, this is Raghuveer Singh Rathore and I welcome you all on our platform where we are learning spoken English. In my previous videos, I have discussed a lot about the tenses, the base of the language and the formation. तो दोस्तों इस बार इस वीडियो में हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं which is perceived typical and difficult. But in real, that's not a truth. The case is different. एक ऐसी सिचुएशन जो हमारी लैंग्वेज में स्पेशली इन आवर कंट्री इंडिया यहाँ पर बहुत कम यूज़ करते हैं, वाइल इन हिंदी हम बहुत जगह पर उसको यूज़ कर रहे हैं. 50% पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज इज दैट पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग. और वो क्या है आज जानते हैं उसके बारे में. तो मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं, उसको एक बार आप ध्यान से पढ़िए. हर साल यहां मेला लगता है. मेला लगता है. आपके गांव में भी लगता होगा, आपके शहर में भी लगता होगा. मेले तो लगते रहते हैं दुनिया में, है ना. हर साल यहां मेला लगता है. नाउ आई टेल यू टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इन इंग्लिश. अच्छा, एक हिंट तो मैं आपको दे देता हूं पहले. द सेंटेंस इज एंडिंग विथ ता है. ता है, ती हूं, ते हैं, ता हूं. अरे ये तो इट साउंड्स प्रेजेंट सिंपल. याद आया, है ना. हाँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरा वो डू वाला सेशन आप देख सकते हैं. ओके, इन माय प्रीवियस वीडियोस. ता है से खत्म होने वाले सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल. सिचुएशन तो प्रेजेंट सिंपल है, तो चलो फटाफट से सेंटेंस बन ही जाएगा. सिंपल सा है, क्या है इसमें. ये सेंटेंस बना. एवरी ईयर अ फेयर ऑर्गेनाइजेज. ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ समझ नहीं कैसे बनेगा. एवरी ईयर अ फेयर ऑर्गेनाइजेज. फेयर ऑर्गेनाइज करता है? बट यहां तो सेंटेंस पे लिखा हुआ है हर साल मेला लगता है. बट अगर ऑर्गेनाइजेज बोल दें, फेयर ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट सिंपल में तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना. और अच्छा, फेयर थर्ड पर्सन है तो ऑर्गेनाइज के आगे हमने एस लगा दिया, फेयर ऑर्गेनाइजेज. लेकिन चक्कर क्या है, ये समझ क्यों नहीं आ रहा. एवरी ईयर अ फेयर ऑर्गेनाइजेज. फेयर ऑर्गेनाइज कर, फेयर खुद को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकता है. ये तो कुछ गड़बड़ लगती है साहब. ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में हर साल यहां मेला लगता है, ऐसे सेंटेंस हम बोलते ही नहीं कभी. बट उसके लिए इंग्लिश में ताय से खत्म हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल है, सीधा एक्शन आता है ना. ये तो सीखा था मैंने डू वाले सीन में, है ना, कि सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट एक्शन. प्रेजेंट सिंपल का सिस्टम तो यही था. लेकिन एवरी ईयर अ फेयर ऑर्गेनाइजेज. फेयर खुद को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है. फेयर को तो कोई ऑर्गेनाइज करता होगा ना, कोई और करता होगा. फेयर तो नॉन लिविंग थिंग है. फेयर को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, बट फेयर ऑर्गेनाइज करता, ये तो कोई सेंटेंस जमा ही नहीं, है ना. तो समझ नहीं आ रहा है सेंटेंस से क्या लफड़ा है भैया. ये तो गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, सेंटेंस कुछ गलत है. नहीं, बट हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं हम, हर साल यहां मेला लगता है. मेला यहां पर क्या है, देखो प्रूव भी हो रहा है. मेला या सब्जेक्ट है. हाँ, तो सब्जेक्ट के साथ में तो एक्शन लगाएंगे ना अगर प्रेजेंट सिंपल है तो. बट क्वेश्चन इज दैट कि मेला खुद को कैसे लगा सकता है. मेला तो खुद ही किसी के द्वारा लगाया जाता होगा ना, है ना. मेला तो नॉन लिविंग थिंग है. हाँ, आप बोले कि मोबाइल शिफ्ट होता है, मोबाइल शिफ्ट करता है. मोबाइल किसको शिफ्ट कर सकता है. मोबाइल को शिफ्ट किया जा सकता है. वैसे ही दुनिया के जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब खुद कुछ नहीं कर सकती, उनके साथ कुछ किया जा सकता है ना. सिचुएशन कुछ जमी नहीं है. क्या हो सकता है यहां पर, सोचिए जरा. कैसे, ये तो गड़बड़ हो गया, है ना. कैसे होगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है. चलो उसकी गुत्थी सुलझाते हैं कुछ. ओ, करने वाला गायब है सेंटेंस में से. अच्छा, यानी मेला कौन ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइज करने वाला तो गायब है. मेला खुद को तो ऑर्गेनाइज करेगा नहीं ना, किसी ना किसी ने तो किया है ना मेले को ऑर्गेनाइज. हाँ, करने वाला ही गायब हो गया साहब. सेंटेंस में करने वाला नहीं. ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन आ गई. क्या भला है ये.
ये इंग्लिश समझ नहीं आती। अरे कैसे समझ नहीं आती साहब, हिंदी में तो बोला ना हमने, हर साल यहाँ मेला लगता है। अब मेला खुद को तो ऑर्गेनाइज कर नहीं सकता है, यानी मेला लगाने वाला कौन है? लगाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना, लगाने वाला कोई ना कोई तो इंसान, व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा जो खुद एक्शन कर सकता है। मेरा तो खुद एक्शन करेगा नहीं, है ना, जो खुद डायरेक्ट एक्शन कर सकता है। याद कीजिए मेरा वो बी वाला सेशन, जो खुद डायरेक्ट एक्शन कर सकता है। मेला तो डायरेक्ट एक्शन कर ही नहीं सकता, मेले के साथ कुछ किया जा सकता है, मेला तो इनडायरेक्ट एक्शन में है। समझ में आ रही बात? अभी कनेक्ट करते हैं आगे। हाँ, तो सबसे पहली बात तो करने वाला ही गायब है, यानी डूअर इज मिसिंग। डूअर तो मिसिंग है ना, ये क्या गड़बड़ हो गई? कौन ऑर्गेनाइज करता है? मेला खुद को करता है ऑर्गेनाइज? नॉट पॉसिबल। मेले को कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज करता है, यानी मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन कौन करता है सेंटेंस में कहीं है ही नहीं, उसका नाम ही नहीं, करने वाला इज मिसिंग, गायब। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? और अगर आप ये बोल दें फेयर ऑर्गेनाइजेस, तो ये तो हिंदी में भी गलत हो गया, इंग्लिश में भी गलत हो गया। फेयर खुद को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकता है? फेयर ऑर्गेनाइज करता है, अरे ये क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। आप ये बोलते हैं कि वो फेयर ऑर्गेनाइज करता है, यानी करने वाले को जब तक सेंटेंस में नहीं डालेंगे यहां पर ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पर करने वाला गायब है सेंटेंस से। अब ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए इस सेंटेंस को उल्टा करते हैं और करने वाले को सेंटेंस में लेके आते हैं, ठीक है? हाँ, म्युनिसिपैलिटी, यस, म्युनिसिपैलिटी तो करती है ना ऑर्गेनाइज मेले को। हाँ, म्युनिसिपैलिटी को हमने यहां पर डाल दिया, है ना। करने वाला कौन है? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी, अब आपका जो फेवरेट सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल, जो सबसे सिंपल होता है, म्युनिसिपैलिटी ऑर्गेनाइज करती है मेले को। म्युनिसिपैलिटी ऑर्गेनाइजेज अ फेयर। बट ये क्या हुआ चक्कर? म्युनिसिपैलिटी आ गई, यानी करने वाला सेंटेंस में आ गया, फेयर तो सेंटेंस के लास्ट में चला गया। हाँ, ये क्या हुआ? हाँ भाई, म्युनिसिपैलिटी फेयर ऑर्गेनाइज करती है, अब डूअर आया तो अब आपको सेंटेंस समझ में आया कि इट वॉज प्रेजेंट सिंपल। अब समझ में आ रहा है प्रेजेंट सिंपल है ये, म्युनिसिपैलिटी ऑर्गेनाइज करती है मेले को, है ना। मेला खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। अब सेंटेंस कुछ डाइजेस्ट हुआ है, भगवान, सेंटेंस डाइजेस्ट हो गया, आ गया सेंटेंस, है ना। बट अभी भी क्वेश्चन तो वही है, म्युनिसिपैलिटी को हमने लाए, डूअर को लाए, तब तो सीधा सेंटेंस बन गया, क्योंकि डूअर खुद ही यहां पर है। खुद डायरेक्ट एक्शन करने वाला कौन है? म्युनिसिपैलिटी। खुद एक्टिव एक्शन करने वाला कौन है? म्युनिसिपैलिटी। वो एक्टिव एक्शन करने वाला आते ही आपकी गुत्थी सुलझ गई और आपको सेंटेंस समझ में आ गया। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, कि सेंटेंस में जब डूअर है ही नहीं, फिर भी सेंटेंस तो बनता है ना हिंदी में। हर साल यहां मेला लगता है, ऐसा नहीं बोलते क्या हम? हर साल हमारे गांव में एक मेला लगता है, पशु मेला लगता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, वो सब बोलते हैं ना। बट उसके अंदर तो डूअर मिसिंग है, फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? और ताई से खत्म हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल है। ये क्या गड़बड़ है भाई, है ना। तो सेंटेंस तो हमें वो भी बनाना ही पड़ेगा ना। ऐसे म्युनिसिपैलिटी को जबरदस्ती घुसाएंगे क्या सेंटेंस में, जब सेंटेंस में है ही नहीं, डूअर मिसिंग है, फिर भी सेंटेंस बनेगा? हाँ, करने वाला गायब है माना, लेकिन जिसके साथ में एक्शन हो रहा है वो तो मौजूद है ना, फेयर, मेला। इस सिचुएशन में मेले के साथ में एक्शन हो रहा है, मेला खुद कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको सेशन जो है बी वाला, वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर रहा होगा। याद कीजिए बी वाला सेशन, मैंने बहुत सारी करने वाला, होने वाला, करना, होना, कुछ होना, कुछ करना, याद कीजिए वो सेशन, है ना। एंड यू माइट हैव थॉट
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये तो भैया इतना बी डू ये छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए थोड़ी हमने क्लासेस ज्वाइन की हैं, बट नाउ यू विल रियलाइज कि वो छोटा वाला सेशन, छोटा सा बी का इंट्रोडक्शन कितना सिग्निफिकेंट है लैंग्वेज में, अभी आपको समझ में आएगा। यस, क्योंकि करना और होना दो ही सिचुएशन है भाषा में, और आज वो सामने आपके यहाँ प्रूव होने वाला है कि एडवांस सिचुएशन में जाके ये बी और डू का जो क्लियर कंसेप्शन है ना, ये हमें बिल्कुल क्लियर कर देता है, हर जगह हमको समझ में आने लगता है, फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लैंग्वेज। वेदर यू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, और यू वॉच हॉलीवुड मूवीज, ये दोनों बी और डू मिलके ही तो लैंग्वेज बनाते हैं। तो आज समय आ गया है बी और डू की एकदम क्लियर डिफरेंस को समझने का। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया कि ये सेंटेंस हमसे बन नहीं रहा है क्योंकि यहां से डूअर गायब है, लेकिन वो तो मौजूद है ना जिसके साथ हो रहा है, यानी मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेला खुद ऑर्गेनाइज खुद को नहीं करता है, और करने वाला ही गायब है सेंटेंस से, और ले दे के जो बचा है वो कौन बचा है सेंटेंस में, घूम फिरा के मेला ही दिख रहा है बार बार, है ना। तो फेयर, देखिए मेले की तस्वीर भी मैंने लगा दी, कितने कुछ एक्टिविटीज होती है मेले के अंदर, और म्युनिसिपैलिटी की फोटो भी हमने लगा दी। देखो बिल्डिंग है, म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस है। हाँ, तो म्युनिसिपैलिटी इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर, और फेयर क्या है, ओहो फेयर तो ऑब्जेक्ट निकला, और हमने देखो पहले मेले के नीचे सब्जेक्ट लगा दिया था। मेला तो अब इवेंचुअली हमें समझ में आया कि वो ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है, और हम सब्जेक्ट वाली इसको अधिकार दे रहे थे, है ना। ऐसे थोड़ी कोई अधिकार मिल जाते हैं। सेंटेंस में माना डूअर नहीं है, माना सब्जेक्ट नहीं है। इट डजंट मीन कि जो वहां पर अवेलेबल है, यानी जिसके साथ एक्शन हो रहा है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के अधिकार को ले ले। इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, तो फेयर का लेवल क्या है, ऑब्जेक्ट का लेवल है इसका, इसके पास राइट्स थोड़ी है सब्जेक्ट के, फिर भी सेंटेंस में अकेला फेयर ही दिख रहा है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा। एक्शन डूअर गायब, और एक्शन भी लैंग्वेज में हमको लगाना पड़ रहा है, और एक्शन करने वाला ही नहीं है, ये क्या अजीब सी सिचुएशन है। और जो ले दे के दिख रहा है वो तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, फेयर तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना ले बस। ये कैसे पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा। और 50% पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज जहां पर हमने डूअर कभी लगाया नहीं, डूअर मिसिंग रहता उसमें हमेशा। हाँ, डूअर सेंटेंस से गायब है, करने वाला गायब है, सिचुएशन आपके सामने है। वी हैव गॉट टू सिचुएशंस। एक सेंटेंस जो ओरिजिनली आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक कर गया, हर साल यहां मेला लगता है, एज यू वर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, वहां पर आकर आप अटक गए, अरे यार इसको कन्वर्ट कैसे करूं, क्योंकि मेला खुद को लगाता नहीं है, सेंटेंस में मेला ही दिख रहा है, डूअर गायब है, और एक्टिव एक्शन करने वाला सिचुएशन से गायब है, एक्शन करने वाला गायब है। ये क्या है, कैसे है। और इवेंचुअली समझ में आता है सामने, जब सीन अच्छे से हम पूरा सेंटेंस घुमा के लिखते हैं, म्युनिसिपैलिटी की एंट्री करवाते हैं, यानी कि डूअर की एंट्री करवाते हैं, तो समझ में आता है अच्छा सब्जेक्ट मिसिंग था, ऑब्जेक्ट ही था सेंटेंस के अंदर, फिर भी सेंटेंस बन रहा था हिंदी में, तो इंग्लिश में भी बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। म्युनिसिपैलिटी ऑर्गेनाइजेज अ फेयर। इसमें फेयर कौन है बताइए, फेयर ऑब्जेक्ट है ना, फेयर तो ऑब्जेक्ट है, और म्युनिसिपैलिटी क्या है, सब्जेक्ट है। यही तो अभी हमने देखा था, समझा था। हाँ, सब्जेक्ट होता है करने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ किया जा रहा है, यानी रिसीव करने वाला। एक्शन म्युनिसिपैलिटी ने भेजा और फेयर ने रिसीव किया, और जो रिसीव करने वाला होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का काम लास्ट में आना होता है, सेंटेंस के लास्ट में है जो ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि उसकी तरफ एक्शन दिया जा रहा है और ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, म्युनिसिपैलिटी एक्शन को भेज रहा है। तो डूअर है सब्जेक्ट जो एक्शन भेजता है, एंड फेयर है यानी ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। बट प्रॉब्लम यहां पर हमारे सामने क्रिएट हो गई कि म्युनिसिपैलिटी को तो हमने गायब कर दिया, सेंटेंस में है ही नहीं। और ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? हर साल यहां मेला लगता है, दैट इज द ओरिजिनल सेंटेंस। समझ में आया? और यहां आप देखें तो ले दे के कुल मिला के ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बस मेला ही मेला है, मेले के अलावा सेंटेंस में कुछ है ही नहीं। तो फिर हम जबरदस्ती म्युनिसिपैलिटी को कैसे एंटर करवाएंगे? यानी करने वाले को हम डेलिबरेटली तो ला नहीं सकते ना यहां पर, क्योंकि सेंटेंस में तो हमने बोला ही नहीं। जो पहले दिख रहा है वो कौन दिख रहा है? ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पहले या आखिरी, कुल मिला के ले दे के ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से ही सही सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा ना। बताओ कैसे बनाएं? तो मेला पहले है, चलो उठा के मेले को ही पहले रख देते हैं सेंटेंस में, देखेंगे देखते हैं क्या होता है भाई। फेयर पहले आ गया। अच्छा, एक सेंटेंस के अंदर मान लीजिए कि एक डूअर है, डूअर मतलब जो एक्टिव एक्शन कर रहा है, यानी डू की दुनिया, और एक तरफ है रिसीवर जिसके साथ कुछ हो रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, यानी मेला के साथ में कुछ हो रहा है, फेयर के साथ कुछ हो रहा है, फेयर खुद कुछ नहीं कर रहा है। और जो खुद सेंटेंस में अवेलेबल है, सेंटेंस में एक्शन भी हो रहा है लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि मेला ही है ले दे के सेंटेंस में, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है, उसको कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनाइज करता है, और वो म्युनिसिपैलिटी है बट लेकिन सेंटेंस में गायब है, यानी करने वाला मिसिंग, और जिसके साथ एक्शन हो रहा है वो अवेलेबल है, जो रिसीव कर रहा है वो अवेलेबल है, यानी कि वो जो अवेलेबल है वो एक्शन डूअर नहीं है, वो एक्शन नहीं कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है सेंटेंस के अंदर। और जो भी चीज एक्टिव नहीं है बाय डिफॉल्ट वो पैसिव सिचुएशन में चली जाती है, वो पैसिव है। तो मेला यहां पर बेचारा पैसिव मोड में है। सुना होगा ना आपने कई बार बात करते हुए लोगों को कि उसका नेचर कैसा है, वो उसका नेचर तो बड़ा पैसिव बिहेवियर है, उसका पैसिव नेचर है। पैसिव का मतलब जो एक्टिव कम रहता है, कम एक्शन लेता है, कम बोलता है, दैट्स कॉल्ड पैसिव। और उसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका नेचर एक्टिव, ये बहुत एक्टिव आदमी है, वो हमेशा एक्शन करता रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो पैसिव मोड में रहने का मतलब है कि वो अवेलेबल तो है बट वो एक्टिव नहीं है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ में हो रहा है, और फिर भी ले दे के जिसके साथ हो रहा है वही सेंटेंस में अवेलेबल है, करने वाला तो मिसिंग, गायब। तो अब क्या किया जाए? फेयर पहले है, चलो फेयर को लगाते हैं, अभी देखते हैं। फेयर पैसिव मोड में है ना। अच्छा, पैसिव की दुनिया का तो एक ही राजा था, अगर याद करें आप तो याद कीजिए बी वाला जो सेशन हमने समझा था, बी के अंदर पैसिव की दुनिया तो बी की दुनिया थी। आप बोलते हैं ना आई एम रवि, तो मैं रवि हूं, कुछ होने की बात, कुछ करने की बात नहीं, पैसिव सेंटेंस है। और जो चीज एक्टिव नहीं, जिस सिचुएशन में एक्शन एक्टिव नहीं है, कुछ करने की बात नहीं, बाय डिफॉल्ट वो सिचुएशन पैसिव मोड में चली जाती है, इनडायरेक्ट एक्शन में चली जाती है, सोए हुए एक्शन में चली जाती है। तो अभी फेयर किस में है? फेयर सो रहा है सेंटेंस में, एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? सो रहा है, और सोया हुआ सिचुएशन क्या कहलाती है? पैसिव। तो अभी फेयर इस सेंटेंस में पैसिव मोड में है, सो रहा है। तो पैसिव की दुनिया का राजा तो बी है, और फेयर क्या है? ऑब्जेक्ट पहले। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत पहले आएगा, पर कोई बात नहीं, पहले आ गया कोई बात नहीं, लेकिन राइट नहीं ले सकता, ये सब्जेक्ट के अधिकार ये नहीं ले सकता, इसका लेवल ही नहीं वो, ये तो पीछे खड़े होने वालों में से, सेंटेंस के पीछे आने वालों में से। मान लीजिए गलती से हमारे बात में वो सेंटेंस के आगे आ गया है,
तो कोई बात नहीं, आगे आके ही इसको शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, इसको आगे ही रख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसकी कैपेसिटी सब्जेक्ट वाली नहीं हो सकती, कैपेसिटी और इसका लेवल तो ऑब्जेक्ट का ही है, आगे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे। अब इसको आगे ले आए हैं, ये खुद एक्शन तो करता नहीं है, ना खुद एक्शन कर रहा है सिचुएशन में, है ना, इसके साथ तो हो रहा है। ऑब्जेक्ट आगे आ गया, जिसके साथ हो रहा है वो आगे आ गया, हो रहा है इसका मतलब वो खुद एक्टिव नहीं है, उसको तो सिर्फ रिसीव कर रहा है एक्शन को, इसका मतलब वो पैसिव मोड में है। सो लेट्स सी दैट इज इन पैसिव मोड। और पैसिव की दुनिया का राजा कौन है? पैसिव की दुनिया का राजा है बी। याद आया कुछ? हमारा बी वाला सेशन, फर्स्ट सेशन दैट आई डिस्कस्ड विद यू, उसको दोबारा देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आई वुड रिकमेंड कि उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, क्योंकि ये सेशन आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपने वो वीडियो पहले ही देखे हुए हैं, ये आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा अरे ये तो हमने पहले ही समझ लिया था, है ना, इन द बिगिनिंग। चलिए, तो पैसिव मोड में कोई है तो यानी कि दुनिया पैसिव की हो गई है, और पैसिव की दुनिया का राजा बी है, तो ऑब्वियसली यहां पर बी की एंट्री हो गई है एज अ हेल्पर, बी मदद करने आएगा। हम कहेंगे बी आएगा तो एक्शन का क्या होगा, अभी देखते हैं। अच्छा, ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी ही शी इट, तो फिर भी क्या इट की कैटेगरी में आता है ना, नॉन लिविंग थिंग है, इट की कैटेगरी में आता है। फिर इज, आई होता तो के आई के साथ एम आ जाता, यू होता तो उसके साथ आर आ जाता, मतलब गियर, याद है ना गियर, बी की दुनिया में गाड़ी होती है, गाड़ी के 3 गियर होते हैं। बी राजा साहब की गाड़ी में जब गियर लगे होते हैं तो गियर के हिसाब से वी यूज द टाइप ऑफ बी, बट गियर नहीं है तो गाड़ी न्यूट्रल में चली जाती है ना, तो अभी गाड़ी गियर में है, फेयर लगा हुआ, इट्स अ थर्ड पर्सन, फेयर इज ओके। चलो यहां तक तो समझ में आया, यहाँ की पैसिव की मोड में है, मेला खुद कुछ नहीं करता है, उसके साथ हो रहा है, खुद एक्टिव नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पैसिव में है, इसीलिए पैसिव सिचुएशन में आ गया। ले दे के मेला ही है तो मेले से सेंटेंस शुरू हो रहा है, डूअर तो मिसिंग है, सेंटेंस में गायब है। पैसिव मोड में फेयर है, इसीलिए हमने बी का यूज किया, बी की हेल्प ली, बी यहां पर हेल्प करने आ गया, बी राजा बन गया यहां पर। बट ऑर्गेनाइज तो एक्शन अभी भी सिचुएशन में है, तो क्या किया जाए? एक्शन तो हुआ है ना, माना फेयर ने नहीं किया, लेकिन एक्शन हुआ है ना, किया नहीं है फेयर ने, लेकिन उसके साथ हुआ है ना, एक्शन तो है, हुआ है, यानी होने के लिए तो हमने बी लगा दिया, क्योंकि कुछ करने की बात नहीं थी, कुछ होने की बात थी, तो हमने बी लगा दिया। बट एक्शन का क्या करें? एक्शन तो बेचारा बेसहारा हो गया, उसका डूअर ही गायब है, क्या लगाए यहां पर? ऑर्गेनाइज, ये तो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हो गया। प्रेजेंट सिंपल फॉर्म तो तब आएगा जब बीच में कुछ नहीं आता है, याद है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट और सीधा एक्शन, बीच में तो कुछ आता ही नहीं है, और यहां पर तो बीच में इज है हमारा। अब ये क्या, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में तो ऑर्गेनाइज रह ही नहीं सकता यहां पर, बी और फर्स्ट फॉर्म तो कभी एक साथ आते ही नहीं है, ये भी सिचुएशन आपने समझी हुई पहले, है ना। अच्छा, तो क्या करें, आईएनजी में कन्वर्ट कर दें? हाँ, आईएनजी तो आता है, ओके, हाँ आईएनजी तो आता ही है, पर फेयर इज ऑर्गेनाइजिंग, फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये तो फिर फेयर का एक्शन हो जाएगा, जबकि फेयर तो बेचारा पैसिव मोड में, फेयर तो कुछ कर ही नहीं रहा है, फेयर इज ऑर्गेनाइजिंग में तो फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। करने वाली बात आ जाएगी ना, करने वाला तो गायब है ना सेंटेंस से, भाई फिर याद दिलाना पड़ रहा है बार बार, सेंटेंस से डूअर मिसिंग है, गायब है। फेयर इज अ रिसीवर, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग लगा दिया, ये तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। हिंदी में भी बोले तो कैसे निकल रहा है, हिंदी में कैसे खत्म हो रहा है? फेयर इज ऑर्गेनाइजिंग, ये तो एक्टिव एक्शन हो गया, जबकि फेयर तो एक्टिव मोड में है ही नहीं, फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते आप, क्योंकि फेयर ऑर्गेनाइज होता है, फेयर लगता है, यहां पर तो सिचुएशन अलग है, ताऊ से खत्म हो रहा है, तो आईएनजी का इस हिसाब से भी कोई सीन नहीं बन रहा है, ताऊ से खत्म हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल है। अब क्या करें? तो इवेंचुअली ये एक्शन थक गया, सरेंडर कर दिया, उसने हार मान ली। बी सामने था राजा के रूप में, बी के पास में जाके उसने हाथ जोड़े,
कि आप बताइए मैं क्या करूं, मेरा तो डूअर ही मिसिंग है, मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे जीऊंगा मैं यहाँ पर, किसके सहारे मैं रहूं यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो बी ने कहा देखो भाई ऐसा है, एक कंडीशन है, देखो ये कॉन्टिन्यूस सिचुएशन भी नहीं है, और कॉन्टिन्यूस सिचुएशन हो भी जाती अगर मेरे साथ में डूअर लगा हुआ होता, म्युनिसिपैलिटी लगा हुआ होता, लेकिन यहाँ तो फेयर लगा हुआ है, जिसकी जगह लास्ट में होती थी वो पहले आके बैठा हुआ है, और जो डूअर है वो सेंटेंस में है क्या नहीं मुझे भी पता नहीं है, सेंटेंस में ही नहीं कहीं पे, वो तो दिख ही नहीं रहा कहीं पे, तो मैं तुम्हें आईएनजी फॉर्म में तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, नहीं तो एक्टिव वॉइस बन जाएगा, एक्टिव एक्शन बन जाएगा, और एक्टिव डूअर तो गायब है सेंटेंस से, तो क्या करें। तो बी ने फिर अपना स्वार्थ देखा, भैया सब सेल्फिश है दुनिया में, तो बी ने कहा देखो भैया एक कंडीशन है, तुम्हें मतलब मेरे साथ में शादी करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइज यानी एक्शन ने सोचा देखो अपना कोई सहारा नहीं है, ये राजा है, इसे शादी कर लेते हैं, अपना इंतजाम हो जाएगा यहाँ पर परमानेंट, फिर कोई मुझे छेड़ नहीं सकता, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, इस सेंटेंस से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मेरी जगह फिक्स हो जाएगी, क्योंकि मेरा खुद का डूर तो गायब है, इसी से करनी पड़ेगी शादी अब, है ना। तो एक्शन यानी ऑर्गेनाइज ने ऐसा सोचा कि चलो बी की कंडीशन मान लेते हैं, यानी इस की कंडीशन मान लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। तो बी ने कहा भैया लेकिन तो फॉर्म किस फॉर्म में रहोगे, आईएनजी में रह नहीं सकते, फर्स्ट फॉर्म में रह नहीं सकते। तो एक्शन ने सजेस्ट किया मैं थर्ड फॉर्म में आ जाऊं, क्योंकि थर्ड फॉर्म में यहाँ पर हैव राजा साहब तो है नहीं जिससे मैं इनसे करो जाऊं। तो बी ने कहा भैया देखो ले देखे वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन नो चॉइस, एक ही तरीका है हमारे पास में कि हम थर्ड फॉर्म में तुम्हें रख लेते हैं, ठीक है, अब यहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो इवेंचुअली ऑर्गेनाइजिंग की जगह पे कन्वर्ट हो गया थर्ड फॉर्म में। अब थर्ड फॉर्म में आने के बाद में बिकॉज बी और थर्ड फॉर्म की शादी हो गई है, यस दे हैव टाइड अ नॉट, शादी हो गई बी और डू के बीच में, यानी एक्शन यानी डू को थर्ड फॉर्म में आना पड़ा, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक तो एक्टिव वॉइस की दुनिया में उसका खुद का डूअर उसके साथ हमेशा रहता था, अब वो डूअर गायब हो गया, डूअर ने धोखा दे दिया। अब ले दे के राजा बी बचे हैं, क्योंकि पैसिव मोड में राजा बी की एंट्री तो फिक्स थी, है ना। थर्ड फॉर्म में डू को आना पड़ा। अब से याद रखिएगा बी और डू यानी बी और थर्ड फॉर्म की पैसिव सिचुएशन में शादी हो रखी है, और कभी भी इनको अलग करने की जरूरत मत करना, हाँ इनको जुदा करने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो पाप लगेगा आपको। हाँ शादी हो रखी इनकी, अब इनको जुदा नहीं करना है, ध्यान से रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा इसको, इनको अलग नहीं करना, इनकी शादी हो रखी है। आगे जाके टेंसेस के अंदर आप से गलती से ऐसी चीजें आएंगी कि आप इनको अलग करने की कोशिश करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर बी और थर्ड फॉर्म को जुदा नहीं करना है, वो साथ ही रहेंगे, ऑलवेज टुगेदर, कभी 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 नहीं, नेवर नेवर नेवर, ठीक है। पैसिव की दुनिया में बी और थर्ड फॉर्म दे आर मैरिड, उनको अलग कभी नहीं करने का, ठीक है। आप कहेंगे सर टेंसेस फिर अलग अलग आएंगे, कभी कॉन्टिन्यूस आएगा कभी परफेक्ट आएगा, तो फिर कैसे करेंगे, एक्शन को तो चेंज करना पड़ता है ना। नो नेवर, थर्ड फॉर्म बी के साथ में हमेशा परमानेंट रहेगी, इसको चेंज नहीं करना है। तो आप कहेंगे सर टेंसेज में कुछ तो करना पड़ेगा, जब टेंसेज आएंगे कभी कॉन्टिन्यूस आएगा कभी क्या आएगा, तो क्या करेंगे। तो देखो इस सिचुएशन में पैसिव की दुनिया बनी और बी राजा साहब ने पंचायती की है ना, बी हैज इंटरवीन्ड, तो अब जो भी छोटी मोटी बड़ी कुर्बानी, जो भी कुर्बानियां हैं कौन देगा, एक्शन तो थर्ड फॉर्म में सेफ हो गया, सिक्योर हो गया, तभी तो शादी की उसने बी के साथ में, अब उसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो जो भी छोटी मोटी या बड़ी कुर्बानियां कौन देगा, ऑब्वियसली राजा बी ने पंचायती की है, तो जो पंचायती करता है उसी को तो देनी पड़ेगी ना कुर्बानी। तो फिर राजा बी यहां पर हर जगह कुर्बानी देंगे, बट एक्शन को सेफ रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, चाहे लाख टेंस चेंज हो जाए, बट
थर्ड फॉर्म में ही एक्शन बी के साथ हमेशा बना रहेगा, उसको चेंज कभी नहीं करने का है, नेवर नेवर नेवर। मैंने आपको ये 3 बार रिपीट करके बोल दिया है, फिर भी बहुत जगह पे आप कोशिश करेंगे इनको जुदा करने की, बट ये पाप हमें कभी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शादी को हमने विटनेस कर लिया है, बी और डू के बीच में शादी हो चुकी है, लेकिन सेंटेंस अब कंप्लीट होता है। द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। फेयर हर साल ऑर्गेनाइज होता है, हर साल हमारे गांव में मेला लगता है। अ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट अ विलेज एवरी ईयर। हर साल हमारे गांव में मेला लगता है। लॉजिकली समझ में आया? क्योंकि फेयर तो बेचारा पैसिव मोड में है, इसीलिए हमने बी की हेल्प ली, और बी आया ऐसी सिचुएशन में जहां पर ना तो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो एक्टिव की दुनिया का सेंटेंस है, मैं कर रहा हूं, हो रहा हूं नहीं, कर रहा हूं, तो फेयर तो ऑर्गेनाइज कर नहीं रहा है, फेयर तो बेचारा पैसिव मोड में है। और रहा हूं की तो सिचुएशन भी नहीं है, ये ताहूं की सिचुएशन है, ये तो प्रेजेंट सिंपल है। तो इन एनी केस आईएनजी का भी कोई सीन बन नहीं रहा था। बी के साथ में वैसे आईएनजी आता है, बट यहां सीन बन नहीं सकता है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए बेसहारा एक्शन ने हेल्प ली राजा बी की, और ये उसको प्रपोज किया, ऑफर दिया कि मैं शादी करने को तैयार हूं, आपकी कंडीशन मानने को तैयार हूं, बट उसके बाद मुझे सेफ रहना है, मुझे कोई छेड़ने ना पाए। और बी ने कहा डोंट वरी, मैं यहां पर हूं, जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं फेस करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यही तो होता है ना आइडियल कपल। तो बी राजा साहब कुर्बानी दे रहे हैं हर जगह पे, बिकॉज ऑर्गेनाइज यानी एक्शन को उन्हें सेफ रखना है। और बी और थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है। लेकिन फिर भी आप सोचें कि ऐसे नहीं चलेगा, डूअर गायब है सेंटेंस से, हम तो डूअर को लेके आएंगे। तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा भी पूरी कर लेते। म्युनिसिपैलिटी था ना डूअर इस सिचुएशन में, कोई बात नहीं, म्युनिसिपैलिटी को ले आते हैं। लेकिन सेंटेंस तो बन गया, अब कहां डालेंगे म्युनिसिपैलिटी को? अभी भी वी हैव गॉट वन प्लेस। माना ऑब्जेक्ट आगे आ गया, माना रिसीवर आगे आ गया सेंटेंस के बाई चांस बोलते बोलते। लेट मी टेल यू वन थिंग, पैसिव और एक्टिव ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इस सिचुएशन में एक्टिव ही बोलना है, इस सिचुएशन में पैसिव ही बोलना है। ये तो जबान से बाय डिफॉल्ट निकलने वाली सिचुएशन से, जहां अपने आप पैसिव निकलेगा, अपने आप निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड हिंदी 50% पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज इज पैसिव, आपको पता भी नहीं चलता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स की जितनी भी आप बातें करते हैं ना, पैसिव मोड में, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, डोर, बहुत सारी चीजें पैसिव मोड में ही चलती हैं, और कभी कभी हम इंसान भी पैसिव मोड में आ जाते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। म्युनिसिपैलिटी को लेके आते हैं। अब जगह तो आगे की गायब हो गई, म्युनिसिपैलिटी की तो जगह ही नहीं रही। मान लीजिए आप बस में बैठते हैं, आगे की सारी सीट्स फिल हो गई, तो आपकी जगह कहाँ रह जाएगी फिर? पीछे। वहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर कूदना पड़ेगा। बस जब उछलेगी तो आप भी साथ में उछलेंगे। अब है तो है, क्या करें? सेंटेंस के पहले जो आ गया वो थोड़ा रिलैक्स होकर बैठता, आराम से रह सकता है ना? तो चलो म्युनिसिपैलिटी को ले आते हैं, और ये म्युनिसिपैलिटी को हमने लास्ट में लगा दिया बाय म्युनिसिपैलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी जो है ये इसका लेवल चेंज हो गया, इसकी कैपेसिटी कम हो गई। सब्जेक्ट वाली कैपेसिटी तो इसके पास अभी भी है ना, ये तो है तो सब्जेक्ट ही ना, लेवल तो इसका सब्जेक्ट वाला ही है, कम नहीं हुआ लेवल इसका। और पहले आ जाने से फेयर का कोई लेवल नहीं बढ़ गया, वो ऑब्जेक्ट वाला ही है, सोने वाले में से ही है, वो तो रिसीवर ही है। और म्युनिसिपैलिटी अभी भी सब्जेक्ट ही है और ये डूअर ही है। लेकिन सिचुएशन उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। म्युनिसिपैलिटी आपके कहने पे लगाया मैंने, दो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं थी इसकी। तो फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, हर साल मेला लगता है। हिंदी में यही तो सेंटेंस लिखा है हमने, हर साल यहां मेला लगता है ना? तो हिंदी में हमने बोला क्या? म्युनिसिपैलिटी द्वारा। बट फिर भी कंफ्यूजन ना हो, और कोई इंसिस्ट ही करके आपसे पूछ ले कि अरे कौन लगाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है,
तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बाय म्यूनसिपलिटी। अब म्यूनसिपलिटी इज अ सब्जेक्ट, इज अ डूअर, है ना। आगे पीछे होने से इनकी कोई कैपेसिटी या लेवल कम ज़्यादा नहीं हो जाता, लेवल तो अभी भी वही है, वैल्यू कम हो गई सेंटेंस में बस। हाँ, जो पीछे बैठता है बस में उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे वो आगे बैठने वाला जो मज़ा है, जो फील है, वो नहीं आ पा रहा है ना। कोई बात नहीं, म्यूनसिपलिटी जो है वो सेंटेंस के पीछे बैठ के भी अपना रोल प्ले कर लेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है हर बार, विदाउट सब्जेक्ट भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस बन जाते हैं। गॉट इट। मुझे लगता है कि इतना डिटेल में शायद ही कभी आपने पैसिव वॉइस समझा होगा। पैसिव, अब आप सोचेंगे कि इसका यूज़ कहाँ ज़रूरी है ऐसे बोलना। अब देखिए, हर साल मेला लगता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। इसके पास में कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है सिवाय पैसिव सिचुएशन के। ये सेंटेंस पैसिव में ही है, एक्टिव में होता ही नहीं है। पैसिव में ही बोलते हैं इसको, एक्टिव में बोल ही नहीं सकते इसको। तो कुछ सिचुएशन बाय डिफॉल्ट पैसिव में ही बनी हुई है, इसीलिए पैसिव वॉइस बना है ना। आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब इंग्लिश में इन योर स्कूल टाइम या ग्रामर पढ़ते वक्त समझा या सुना होगा तो आपको लगा होगा कि क्या हेडेक है यार, क्यों बनाए ये एक्टिव और पैसिव, और क्यों बनाए। हिंदी में बोलो तो कुछ नहीं, हिंदी में तो बोल रहे हो ना आप, तो इंग्लिश में समझाने के लिए टर्म दिए गए हैं एक्टिव और पैसिव। और लिटरली भी एक तरफ है एक्टिव एक्शन, एक तरफ है पैसिव एक्शन, यानी सोया हुआ एक्शन, एक तरफ है जागा हुआ एक्शन। ये सेंटेंस में मामला उल्टा हो गया, तो इसीलिए राजा बी यहां पर पहले आ गए मदद करने के लिए। मामला उल्टा हो गया, एक्टिव एक्शन पीछे चला गया और पैसिव एक्शन आगे आ गया, बस। यानी कि पैसिव मोड वाला फिर आ गया, एक्टिव डूअर पीछे चला गया। सिचुएशन इज वेरी सिंपल। I hope you all have got enough idea about passive situation. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एंड देन वी रैप अप। ये एक सेंटेंस है एक्टिव, माई मॉम सिंग्स दैट सॉन्ग। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें डूअर कौन है, मॉम। एक्टिव एक्शन तो मॉम कर रही है, सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल। हिंदी में इसका मतलब क्या है, मेरी मॉम गाना गाती है, वो वाला गाना गाती है, ती है। डूअर वही है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल एक्टिव में काम बन गया, और हमने प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यानी कि डू का फर्स्ट फॉर्म, प्योर डू वाली सिचुएशन है यहाँ पर, एक्टिव वॉइस की दुनिया, एक्टिव दुनिया। मॉम सिंगुलर है, इसीलिए हमने वहां पर एस लगा दिया, थर्ड पर्सन को सम्मान देना पड़ता है ना, तो इसीलिए हमने एस लगा दिया सिंग के साथ में, माई मॉम सिंग्स दैट सॉन्ग। लेकिन मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट आपकी टंग से दैट सॉन्ग यानी कि ये गाना मेरी मम्मा द्वारा गाया जाता है, मान लीजिए ऐसा आपके जबान से निकल जाए, तो ये गाना यानी दैट सॉन्ग सेंटेंस में पहले आ गया। और दैट सॉन्ग तो बेचारा खुद गाया जाता है, वो एक्शन रिसीव कर रहा है, वो खुद थोड़ी एक्शन करता है। एक्शन करने वाले तो माय मॉम है ना। तो रिसीवर सेंटेंस में अगर बाय चांस पहले आ गया तो राजा बी की एंट्री होगी। दैट सॉन्ग भी सिंगल सॉन्ग है ना, तो इसलिए हमने बी का इस फॉर्म लगा दिया। और ऑब्वियसली अब देखो, आप जुदा नहीं करना है थर्ड फॉर्म को, सिंग एक्शन आएगा, बट बी के साथ में शादी हो रखी ना थर्ड फॉर्म की, इसलिए थर्ड फॉर्म में आ गया। और ठीक है, आपको चाहिए कि इंसिस्ट किया जाए कि किसके द्वारा किया जाता है, तो लास्ट में बाय मॉम लगा दो, गॉट इट। तो बी और थर्ड फॉर्म की तो शादी हो रखी है। देखिए, ये देखिए फिर से हमारे सामने ये बार बार चीज आती रहेगी, इनको चेंज नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट सिंपल में तो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो एक्टिव वॉइस में समझ में आ रहा है फर्स्ट फॉर्म आ गया, सिंग का फर्स्ट फॉर्म सिंग होता है। हाँ, थर्ड पर्सन को सम्मान देने के लिए हमने एस लगा दिया। बट पैसिव वॉइस में तो आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। अभी मैंने क्या कहा, हेल्पर कौन है, बी। जो भी छेड़छाड़ होगी बी के साथ में होगी, तो बी बेचारा आ रहा है ना फर्स्ट फॉर्म में। आपको क्या करना है, एक्शन से, एक्शन को देख ही क्यों रहे हो आप, एक्शन को तो छेड़ना ही नहीं है ना, उसको देखना ही नहीं है।
ये पाप नहीं करना है, उसकी तो शादी हो रखी है थर्ड बी के साथ में, थर्ड फॉर्म की तो बी के साथ शादी हो रखी है। तो एक्शन के फॉर्म पे तो हमें कुछ फोकस ही नहीं करना है, एक्शन के फॉर्म से तो लेना देना ही नहीं है। लेना देना किससे है? कुर्बानी कौन देगा? पंचायती किसने की? बी ने की। तो फर्स्ट फॉर्म में बी आ रहा है ना, इज बी का ही टाइप है और बी तो फर्स्ट फॉर्म है ना, यस और नो? तो दैट सॉन्ग के साथ में हमने बी का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। हाँ, एक्शन को मत देखो, एक्शन को मत देखो, एक्शन तो थर्ड फॉर्म में रहेगा, उसकी शादी हो रखी उससे। टेंस कोई भी आए वो बेचारा थर्ड फॉर्म में बी के साथ हमेशा बना रहेगा, है ना? बहुत अच्छा कपल है ये, कभी जुदा नहीं होते हैं और आपको करना भी नहीं है जुदा। क्वेश्चन मार्क आएगा सर थर्ड फॉर्म क्यों, ये तो प्रेजेंट सिंपल नहीं, फॉर्म एक्शन को तो देखना ही नहीं है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। किसको देखना है? बी को देखना है। बी का फॉर्म क्या है? बी का फर्स्ट फॉर्म है ये, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। क्लियर? लेट्स हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे होता है। चलिए देखते हैं। एक्टिव में एक सेंटेंस है, द टीचर्स हेल्प द न्यू स्टूडेंट। टीचर डूअर है, हेल्प करने वाला है। रिसीव करने वाला कौन है हेल्प को? स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट है। न्यू स्टूडेंट को आगे रखते हैं और द न्यू स्टूडेंट को हमने आगे रख दिया। नए स्टूडेंट को मदद की जाती है, कौन करता है? सेंटेंस में गायब, फिर भी लगा देते हैं, टीचर्स द्वारा। बस, इस स्कूल में नए स्टूडेंट्स को हमेशा मदद की जाती है, इस स्कूल में नए स्टूडेंट को हेल्प की जाती है। क्या दिक्कत है इसमें? बोलते हैं ना हम तो कई बार ऐसा, पैसिव वॉइस। न्यू स्टूडेंट खुद अपने आप की हेल्प नहीं करता है, हेल्प की जाती है, यानी करने वाला कोई और है, लेकिन करने वाला अगर गायब है तो सिंपल सेंटेंस है, द न्यू स्टूडेंट इज हेल्प्ड। हेल्प किस में आया? थर्ड फॉर्म में, बी और थर्ड फॉर्म, उनकी शादी रुकी, छेड़ना ही नहीं है। जो भी इंडिकेटर है वो कौन है? बी है, वो आ गया ना, इज फर्स्ट फॉर्म में आ गया बी। बस, द न्यू स्टूडेंट इज हेल्प्ड बाय द टीचर। अब बाय द टीचर नहीं भी लगाएं, क्योंकि स्कूल एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, कॉमन एरिया होता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार किसी न किसी डूअर को इन्वॉल्व करें। यहाँ ऐसा किया जाता है, यहाँ अच्छे अच्छे गेम्स खेले जाते हैं, वेरी नाइस गेम्स आर प्लेड हियर। कौन खेलता है? कौन इस एक्शन को करता है? कौन एक्टिव डूअर है? वो सेंटेंस में गायब है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जैसे मेले के अंदर ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, द टीचर्स हेल्प द न्यू स्टूडेंट्स। अब यहां पर सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है। ठीक है, द न्यू स्टूडेंट, अ न्यू, यानी कि एक सिंगल स्टूडेंट की जगह पे हमने क्या लगा दिया? द न्यू स्टूडेंट्स। द न्यू स्टूडेंट्स को आगे ले आए, न्यू स्टूडेंट्स प्लूरल। प्लूरल के साथ में बी का कौन सा टाइप आता है? आर, तो हमने आर लगा दिया। बट थर्ड फॉर्म को नहीं छेड़ा, हाँ, क्योंकि उसको तो छेड़ना ही नहीं है। जो भी चेंज होगा, जो भी कुर्बानी देंगे, वो कौन देगा? राजा बी देंगे, क्योंकि पंचायती उन्होंने की है। तो आर भी बी का टाइप है, प्लूरल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आ गया आर, हो गया प्रेजेंट सिंपल। द न्यू स्टूडेंट्स आर, बस चेंज यहीं तक है, बाकी तो सब सेम ही है, एक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो थर्ड में ही रहेगा हमेशा। गॉट इट? द न्यू स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड बाय द टीचर्स। गॉट इट? अब हम देख लेते हैं कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स, जिससे हम समझ जाएं कि आंसर कैसे बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है। इट्स सिंपल। एसएमआर आएंगे जहां पर पैसिव वॉइस है यानी बी है, उन्हीं के साथ में नॉट लगाना है, उन्हीं को शफल करना है क्वेश्चन बनाने के लिए। प्रेजेंट सिंपल में डू राजा साहब आते हैं तो उनको अलग से लाना पड़ता है, उन्हीं के साथ में नॉट लगता है, उन्हीं को हम शफल करके आगे रख देते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है ना। बैन वॉक्स द डॉग। बैन जो है वो अपने कुत्ते को वॉक पर लेके जाता है, ता है, खुद एक्शन करने वाला बैन यहां मौजूद है, तो प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस
फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लग गया, क्योंकि बेन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को सम्मान देना पड़ता है ना। अब इसी का हम पैसिव है। द डॉग, डॉग तो रिसीवर है, वो खुद थोड़ी जा रहा है, उसको लेके जाते हैं, तो डॉग को आगे रख दिया हमने, पैसिव वॉइस। इस कुत्ते को वॉक करवाया जाता है। अब इसमें बैन की जरूरत है क्या, यानी डूअर की जरूरत है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस में हम लगा देंगे जिससे हम इनिशियल में जो समझ रहे हैं समझ में आ जाए हमें कि डूअर को कैसे गायब कर दें। चलो नहीं करते। ओके, द डॉग इज वॉक्ड बाय बैन। ठीक है, ऐसा ही कुछ। दे मेक कुकीज हियर, कुकीज आर मेड हियर। गॉट इट? नेगेटिव, Ben doesn't walk the dog or the cat. ठीक है, Ben कैट को वॉक पे नहीं लेके जाता है, ता है। ठीक है, थर्ड पर्सन है, इसीलिए डू नॉट की जगह हमने डज नॉट लगा दिया। इसी का पैसिव है, स्क्वाट कैट को आगे रखते हैं। द कैट इजंट, कैट सिंगल है ना, इज आ गया। जो भी छेड़छाड़ है बी के साथ में ही करनी है ना, थर्ड फॉर्म को तो छेड़ना ही नहीं है, एक्शन को तो छेड़ना ही नहीं है, शादी हो रखी है। बी के साथ हमने छेड़ दिया, बी के साथ में नॉट लगा दिया, यानी इज के साथ नॉट लगा दिया। द कैट इजंट वॉक्ड बाय बैन। लाइकवाइज अगर हम प्लूरल में करें तो दे डोंट मेक सैंडविचेस हियर। सैंडविचेस को आगे रखते हैं, सैंडविचेस यहां नहीं बनाए जाते हैं। हाँ, पैसिव वॉइस में देखो, जब जब पैसिव वॉइस बोलेंगे आपको लगेगा डूअर की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लगा देते हैं अभी इनिशियल में समझने के लिए। सैंडविचेस आर नॉट मेड हियर। देखो यहां डूअर गायब, लगाना ही नहीं है, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बोलते हैं होटल में, यही तो बोलते हैं, सैंडविचेस यहां नहीं बनाए जाते हैं। सैंडविचेस आर नॉट मेड हियर, आर बी है ना, बी का ही टाइप है, उसी के साथ नॉट लगा दिया और हो गया हमारा काम। क्योंकि सैंडविच पैसिव मोड में, सैंडविच कौन है? रिसीवर है, वो खुद बनता है, वो खुद बनाता नहीं है, उसके बनाया जाता है। गॉट इट? सैंडविचेस आर नॉट मेड हियर। अगर आप फिर भी लगाना चाहें तो बाय देम बोल सकते हैं। डूअर को अगर मिस कर रहे हैं आप तो कोई बात नहीं, डूअर को लगा देते हैं, बाय देम, बाय देम। ओके, अब आता है इंटरोगेशन। ठीक है, यानी क्वेश्चन। डज बेन वॉक द रैबिट? क्या बेन रैबिट को भी वॉक पे लेके जाता है? क्या? तो डज बीच में था, बेन के बाद में था, डज बेन से पहले आ गया, सवाल बन गया, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, डज कौन सा वाला है? ये आंसर वाला है। रैबिट किसको लेके जाता है? सब मौजूद है यहां पर, ये तो आंसर पहले से दे रखा है ना। अगर हम डज को हटा दें तो पीछे क्या बचा? बेन वॉक्स द रैबिट, आंसर ही तो है, आंसर वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हमने डज को आगे रख दिया। WH वाला नहीं है ये, क्योंकि इसमें आंसर ऑलरेडी अवेलेबल। डज बेन वॉक द रैबिट? क्या बेन रैबिट को वॉक पे लेके जाता है? ये बेन का खुद का एक्शन है, इसलिए एक्टिव वॉइस यानी डू की दुनिया। लेकिन जैसे ही रैबिट को आगे लेके आएंगे तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस बना, जब जब आपको इंटरोगेशन में कंफ्यूजन होता है तो पहले पॉजिटिव बना के देखो। रैबिट को वॉक पे लेके जाया जाता है। रैबिट इज वॉक्ड बाय पेन। रैबिट, द रैबिट इज वॉक्ड, तो द रैबिट इज, इसको हम आगे रख देते हैं। ये बन गया क्वेश्चन। इज द रैबिट, दोबारा इज लगाए? नहीं, इज तो हमने उठा के आगे रख दिया ना। इज द रैबिट वॉक्ड बाय बेन? क्या रैबिट बेन द्वारा वॉक पे ले जाया जाता है? क्या रैबिट को वॉक पे ले जाया जाता है? रैबिट खुद नहीं लेके जा रहा खुद को, कोई और लेके जा रहा है, इसलिए पैसिव मोड में आ गया। रैबिट तो बेचारा खुद कुछ नहीं कर रहा, उससे करवाया जा रहा है ना, पैसिव मोड में, इसीलिए यहां पर राजा बी की एंट्री है। प्लूरल में देखते हैं, हाउ डू दे मेक द कुकीज, यानी दे खुद कुकीज बनाने वाले हैं एक्टिव मोड में, इसीलिए यहां पर डू की दुनिया है। हाउ डू दे मेक द कुकीज? इसी को अगर हम कुकीज को आगे लेके आते हैं तो हाउ आर द कुकीज मेड? कंफ्यूजन हुआ? हाँ, कंफ्यूजन हुआ। पहले पॉजिटिव बनाओ, फिर अगर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, पॉजिटिव सिचुएशन बनाओ, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, यू विल हैव मोर क्लैरिटी।
तो कुकीज को आगे रखा, द कुकीज मेड बाय या मेड, अच्छा बी नहीं लगाएंगे बीच में, क्यों नहीं लगाएंगे बी? पैसिव मोड है ना, कुकीज खुद थोड़ी बना रहे हैं खुद को, पैसिव में द कुकीज आर, यानी प्लूरल है इसलिए हमने आर लगा दिया। बी का फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट है यहां पर, गियर लगा हुआ है, तो बी का हमने आर फॉर्म लगा दिया, आर टाइप लगा दिया, ठीक है। द कुकीज आर मेड हियर, द कुकीज आर मेड इन अवन, ठीक है, अवन में बनाई जाती है। अब अवन पीछे से गायब हो गया और आगे WH यानी हाउ आ गया, और शफलिंग तो फिक्स है, क्वेश्चन बनेगा तो आर बीच में रह नहीं सकता, आर को तो आगे ना आना ही पड़ेगा। हाउ आर द कुकीज मेड, क्लियर, दैट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस। आई होप जितना आपको आज क्लियर हुआ है, इससे पहले पैसिव एक्टिव आपके लिए बड़ी गुत्थी बन के रहे होंगे। ओके, कुछ नहीं, वो हमारा इनिशियल सेशन जिसने समझ लिया, बी और डू का फर्क जिसने समझ लिया, कुछ हो ना कुछ करना है ना, बी समथिंग डू समथिंग, टू बी समथिंग टू डू समथिंग, ये बेसिक पिलर्स, एज आई ऑलवेज से। आप 50वें माले पे बैठ जाओगे, इफ यू आर सिटिंग ऑन द 50th फ्लोर, तब भी आप नीचे से पिलर को हिला नहीं सकते। पिलर यानी फाउंडेशन, द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यू कांट मूव और रिमूव। जिस दिन वो हटा उस दिन पूरी बिल्डिंग धराशायी। लाइकवाइज इन दिस सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज, जिस दिन बी और डू का कॉन्सेप्ट हिला उस दिन आपकी पूरे लैंग्वेज की बिल्डिंग हिल जाएगी। सो बी और डू का कॉन्सेप्ट जो हमारा फर्स्ट सेशन है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर लास्ट सेशन, यानी कि पूरा कोर्स उसी पे डिपेंडेंट है, पूरी लैंग्वेज उस पर डिपेंड करती है, बिकॉज वो तो फाउंडेशन है। हॉलीवुड मूवीज देखेंगे तब भी एक्टिव पॉसिटिव दिखेगा आपको, यानी बी डू का खेल आपको हमेशा दिखता रहेगा। ओके, बिकॉज इट इज ऑल पैसिव वर्ल्ड, इसलिए मेन हेल्पर ही यहां पर बी बन गया। टेंसेज आप कुछ भी बना लो, आगे हम दूसरे सेशंस में अलग अलग टेंसेज में देखेंगे, लेकिन बी और डू यानी थर्ड फॉर्म में डू जुदा नहीं होंगे। हाँ, बी और एक्शन थर्ड फॉर्म, इनको अलग नहीं करना है। टेंस बदलते रहेंगे, उसके लिए बी कुर्बानी देता रहेगा, बी अपने फॉर्म चेंज करता रहेगा, बट थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं करने का है, क्योंकि थर्ड फॉर्म और बी की शादी हो रखी है। गॉट इट? आई होप यू हैव गॉट इनफ आइडिया अबाउट पैसिव वॉइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर एग्जाम्पल्स, जिसमें हम अलग अलग टेंसेज में बी यानी पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है। वैसे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहीं पे क्लियर हो चुका है, बस हम तो टेंसेज चेंज करेंगे, बी और थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। बी के फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि बी ही कुर्बानी दे रहा है, क्योंकि बी ने यहाँ पर पंचायती की है। गॉट इट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस की कुछ और सिचुएशंस के साथ में विद सम अदर टेंसेस। उससे पहले एक एग्जाम्पल हो जाए, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर समझ के फिर कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे ना। आई एम टायर्ड, सुना होगा आपने, बोला भी होगा कई बार। हाँ, आई एम टायर्ड, अरे तो पैसिव वॉइस निकला। हाँ, इसका मतलब पैसिव वॉइस हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। 50% टाइम्स वी स्पीक पैसिव वॉइस। टायर्ड, टायर का थर्ड फॉर्म टायर्ड, थर्ड फॉर्म बी के साथ में, ये तो पैसिव वॉइस निकला। एम इज द टाइप ऑफ बी, मैं थका हुआ हूं, मैंने किसी को नहीं थकाया, मैं खुद थका हुआ हूं, पैसिव वॉइस। ओके, आई एम एग्जॉस्टेड, पैसिव वॉइस। मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है, आप सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोबाइल टेबल पर है, मोबाइल इज ऑन टेबल, लेकिन हमने तो एक्शन लगाया, रखा हुआ है। मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है, मोबाइल ने खुद ने तो रखा नहीं खुद को, रखने वाले का नाम लिया नहीं हमने सेंटेंस में, यानी डूअर मिसिंग है सेंटेंस से। रिसीवर यानी मोबाइल है यहाँ पर सेंटेंस में, मोबाइल से शुरू हो रहा है सेंटेंस, ले दे के मोबाइल का ही नाम है, कुछ है ही नहीं, या फिर एक्शन या मोबाइल, और एक्शन करने वाला मोबाइल खुद है नहीं, मोबाइल तो पैसिव मोड में। एंट्री लेके आते हैं बी की, बी को एंटर किया, मोबाइल इज एक्शन, और बी की तो शादी हो रखी है, और बी के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म के साथ शादी हुई है? थर्ड फॉर्म इज
कीप, रखने का एक्शन कीप होता है, बट यहाँ तो शादी हो रखी थर्ड फॉर्म के साथ बी की, कैप्ट, मोबाइल इज कैप्ट ऑन टेबल, मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है। आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज इनफ टू अप्लाई इन योर रियल लाइफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद few more examples of passive voice. Till then, goodbye.